हेलो दोस्तों, हॉरर टेल्स स्टोरीज में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम हनी है और आज मैं फिर से लेकर आ गया हूं आपके लिए सब्सक्राइबर्स द्वारा भेजी सच्ची और नई हॉरर स्टोरीज। दोस्तों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया इन स्टोरीज के बेस्ट एक्सपीरियंस के लिए इन्हें अंधेरी रात में हेडफोन्स के साथ देखें और चलते हैं स्टोरी की ओर। यह कहानी है उस बदले कि जिसमें दिखाया गया है कि कैसे समाज में हमारी रक्षा और हमारी आवाज को लोगों तक पहुंचाने वाले तंत्र में जब कुछ असामाजिक और हानिकारक लोग आ जाते हैं और तंत्र में सड़ानंद उत्पन्न करते हैं, तो आम लोगों को किस प्रकार से जूझना और अपनी बेवजह बलि देनी पड़ती है। और ऐसे में दो महिलाएं स्वयं मां काली, मां दुर्गा बनकर इन रक्त बीजों का समाज से सफाया करती हैं। पूजा अपने कैमरामैन के साथ शुक्ला सर के घर उनके अकस्मात मृत्यु होने की न्यूज कवरेज करने पहुंची। सारा मीडिया, पुलिस और पत्रकार भी वहां मौजूद थे, जो इस दुर्घटना की तहकीकात करने लगे। मीडिया और पत्रकार इस दुर्घटना की तस्वीरें ले रहे थे और पूजा लाइव फुटेज प्रस्तुत कर रही थी। पूजा अपनी शूटिंग खत्म कर शुक्ला सर की डेड बॉडी को ध्यान से देख रही थी। पूजा, देखा तुमने राजू, बुरे काम का बुरा नतीजा। कैमरामैन, यस मैडम। ड्रग्स केसेस की बहुत सी सनसनीखेज खबरें शहर भर में सुर्खियां बटोर रही थीं। सबकी जुबान पर बस ड्रग्स केसेस की चर्चाएं होती रहती थीं। इनमें से एक ड्रग्स केस जिसमें कुछ साल पहले 2 निर्दोष छात्र गिरफ्तार हुए, जिन पर ड्रग्स खरीदने और बेचने का इल्जाम था। शहर के एक बहुत बड़े पब में बहुत नामचीन घरों के लोग पार्टी और मौज मस्ती करने आए थे। वहां यह 2 छात्र रोहन और राकेश भी मौजूद थे। पार्टी में ड्रग्स का सेवन हो रहा था, वह भी एक फिक्स रूम में। इस तरह की पार्टियों को रेव पार्टीज कहते हैं। कुछ देर में वहां पुलिस आ जाती है और छापा मारने लगी। कुछ बड़े घरों के लड़कों ने अपना गुनाह छुपाने के लिए ड्रग्स पैकेट्स रोहन और राकेश की जेबों में डाल दिए। पुलिस अपनी छानबीन करते समय रोहन और राकेश की जेब से ड्रग्स पैकेट्स बरामद करते हैं। पुलिस ने उन दोनों को रिमांड में लिया और बहुत मारा। दोनों को जेल में कैद करके उनसे ड्रग्स सप्लाई की इंफॉर्मेशन लेने लगे। पुलिस इंस्पेक्टर, साफ साफ बोल दो, ड्रग्स कहां बेचे तुम दोनों ने, वरना 3rd डिग्री टॉर्चर भी कर सकते हैं। ड्रग्स का सेवन भी किया होगा। अभी तुम दोनों का ब्लड टेस्ट करवाता हूं। रोहन, नहीं सर, हम कॉलेज स्टूडेंट्स हैं और सिर्फ पार्टी करने गए थे। राकेश, सर, इतनी बड़ी पार्टी में सिर्फ हमसे ही ड्रग्स मिले और बाकी सब कैसे निर्दोष हैं? आपने क्या उन सबसे पूछताछ की? पुलिस इंस्पेक्टर, हम अभी तुम्हारे घर वालों को यहाँ बुलाते हैं और तुम्हारी काली करतूत दिखाते हैं। कॉलेज में ये सीखते हो। राकेश के माँ बाप यूएस गए हुए थे और रोहन का उसकी बड़ी बहन ललिता के सिवा इस दुनिया में और कोई नहीं था। ललिता ने उन दोनों को छुड़ाने की कोशिश की, पर पुलिस इतने बड़े मामले को इतनी आसानी से खत्म नहीं होने दे रही थी। पुलिस पर उन बड़े लोगों का दबाव था जिनके बच्चे उस रेव पार्टी में ड्रग्स ले रहे थे, और उन्हीं लोगों ने रोहन और राकेश को ड्रग्स स्कैंडल में फंसा दिया। इस बात की जब ललिता को भनक लगी तो उसने पुलिस और वकील को केस लड़ने को राजी किया, पर पैसे के जोर के आगे कानून ने भी घुटने टेक दिए। डॉक्टर्स को भी रिश्वत देकर गलत ब्लड टेस्ट रिपोर्ट बनवाई गई, जिससे रोहन और राकेश मुजरिम साबित हो गए। पुलिस का टार्चर दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। ललिता भी आखिरी तक लड़ती रही। ललिता, आप तो कानून के रक्षक हो, पैसे के आगे आज आपकी ईमानदारी भी बिक गई। पुलिस इंस्पेक्टर, देखो ललिता, किसी को तो इल्जाम अपने सर पर लेना था। वो बड़े पैसे वाले लोग हैं, उनकी पहुंच मंत्रियों तक है। तुम क्यों इन सबसे उलझती हो? 2 दिन में रोहन और राकेश को रिहा कर देंगे। ललिता, सवाल रिहाई का नहीं, इंसाफ और बेगुनाही का है। मेरे भाई का भविष्य का खराब हो जाएगा। पुलिस इंस्पेक्टर, उसके लिए तुम्हें भी कीमत दी जाएगी। ललिता, और वह कीमत कब तक चलेगी? पुलिस इंस्पेक्टर, ऐसा है तो मैं तुम्हारी जरूरतें पूरी कर दूंगा। क्या ख्याल है? ललिता, शट अप। रोहन समझ चुका था कि ड्रग्स स्कैंडल के पीछे उसके साथ पढ़ने वाले विक्की का हाथ है। वो शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा है। पैसे के दम पर उसने आधा कॉलेज खरीद रखा है। इस बारे में रोहन ने ललिता को सब बताया। ललिता और रोहन ने एक वीडियो बनाया जिसमें रोहन ने वीडियो रिकॉर्ड किया। इसमें उसने उन बड़े घर के लड़कों और पुलिस इंस्पेक्टर का भी नाम बोला। वीडियो यूट्यूब पर वायरल करने के बदले उसने न्यूज चैनल वालों के साथ शेयर किया। अगले दिन न्यूज चैनल वालों ने रोहन को बुलाया और वहां विक्की और उसके गैंग के लोग पहले से ही मौजूद थे।
उन सब ने रोहन को टॉर्चर कर उसके फोन से वीडियो डिलीट कर दिया और फिर उसे एक खाई में ढकेल दिया। रोहन ने तड़पते हुए दम तोड़ दिया। अगले दिन रोहन के सुसाइड की खबरें टीवी पर आ रही थीं। ललिता यह सब देख टूट गई और फिर पुलिस इंस्पेक्टर उसके घर पहुंचा, शराब के नशे में धुत। पुलिस इंस्पेक्टर, क्यों झांसी की रानी, अब क्या करेगी तू? ललिता, आप यहाँ निकलो मेरे घर से, वरना मैं। पुलिस इंस्पेक्टर, वरना क्या करेगी? पुलिस इंस्पेक्टर ने ललिता के साथ जबरदस्ती की और उसकी लाश और उसका फोन दोनों को जला डाला, जिसमें रोहन के बेगुनाही के सबूत थे। ललिता, मैं वापस आऊंगी, तुम लोगों से बदला लूंगी। यह कहते ही ललिता ने दम तोड़ दिया और पुलिस इंस्पेक्टर ने किसी को फोन करके खबर दी। पुलिस इंस्पेक्टर, हेलो, काम हो गया, मेरे पैसा तैयार रखना। कुछ दिन बाद उसी न्यूज चैनल की सीनियर रिपोर्टर पूजा अचानक न्यूज चैनल के हेड शुक्ला सर से रोहन सुसाइड केस की इंक्वायरी करती है और तब उसे पता चला कि रोहन का वीडियो डिलीट कर दिया था, क्योंकि पुलिस से लेकर ऊपर तक सारे विक्की के पिता से रिश्वत ले चुके थे। शुक्ला सर को रोहन का वीडियो डिलीट करने की धमकी और रिश्वत दोनों दी गई थी, क्योंकि रोहन ने अपना वीडियो शुक्ला सर के न्यूज चैनल लिंक पर भी भेजा था। किसी और के हाथ लगने से पहले ही रोहन का केस क्लोज कर दिया गया। पूजा, सर, आपने यह कैसे होने दिया? हमें शर्म आनी चाहिए कि हमसे उन 2 छात्रों को कोई मदद नहीं मिली। अगर उनकी जगह आपके या मेरे घर वाले होते तो भी क्या आप ये होने देते? कहीं इसकी आप लोगों को कोई भारी कीमत ना चुकानी पड़े। शुक्ला सर, तुम मुझे मत सिखाओ, वरना तुम्हारी नौकरी जाएगी। रोहन के वीडियो को भूल जाओ, अपने काम पर ध्यान दो, जाओ। एक दिन उसी पुलिस इंस्पेक्टर का फोन आया जिसने ललिता की हत्या की थी। वो अब शहर का सुपर कॉप बन गया था। पुलिस इंस्पेक्टर, शुक्ला जी, कैसा चल रहा है आपकी खबरों का सिलसिला? शुक्ला, सर जी ठीक है, पर आज हमारे चैनल की सीनियर रिपोर्टर पूजा ने अचानक रोहन सुसाइड केस की इंक्वायरी निकाली और मैंने उसे सब बताया। पुलिस इंस्पेक्टर, क्या? अरे क्यों अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने पे तुला हुआ है? अगर उस पूजा ने यह बात फैला दी तो? शुक्ला सर, नहीं सर, वो भरोसे वाली है, मुझसे पूछे बिना कोई काम नहीं करती। बड़े लोगों के इंटरव्यूज के लिए भी मैं उसे ही चुनता हूँ। यहाँ पूजा आईटी एक्सपर्ट की मदद से रोहन के वीडियो का लिंक ढूंढ लेती है और पूरा वीडियो देखते ही उसे एक आइडिया आया। पूजा, शुक्ला सर, रोहन के वीडियो को अगर हम अपने चैनल पर दिखाएं तो टीआरपी बढ़ेगी। शुक्ला सर, नहीं पूजा, तुम जानती हो कि मुझे बहुत बड़ी कीमत मिली है। अरे इस वीडियो को डिलीट करने पर हमारे चैनल को कितनी कामयाबी मिली, तुम भूल गई? पूजा, सर, वीडियो की एडिटिंग कर लेंगे और फिर देखना कैसे टीआरपी बढ़ती है अपने चैनल की। शुक्ला सर, ठीक है, पर एडिटिंग के समय मैं भी तुम्हारे साथ बैठूंगा। पूजा, श्योर सर, आपके बिना ये पॉसिबल ही नहीं। एडिटिंग का काम खत्म कर शुक्ला सर निश्चिंत होकर रोहन का वीडियो टीवी पर ऑन एयर कर देते हैं। जब ये न्यूज टीवी पर ऑन एयर हुई तो न्यूज कवरेज के बीच में ही रोहन का असली वीडियो बार बार प्ले हो रहा था। ये वीडियो हर 10 मिनट में अपने आप ही बाकी खबरों के साथ बीच बीच में प्ले होता रहा। पूजा, अरे हमने तो एडिटिंग की थी, फिर ये क्या? कैमरामैन, जी मैडम, अब शुक्ला सर को क्या जवाब देंगे? शुक्ला सर की जुबान जैसे जंग पकड़ लेती है। उनके पास किसी के सवालों का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि रोहन के वीडियो में शुक्ला सर का भी नाम था और उनके रिश्वतखोरी सामने आई। पुलिस इंस्पेक्टर को पता चला और उसे भी अपनी बर्बादी नजर आने लगी। पुलिस इंस्पेक्टर, जब मैंने तुमसे रोहन का वीडियो डिलीट करने को कहा तो ये ऑन एयर कैसे हुआ? अपने कर्मचारियों पे तुम्हारा कोई दबाव नहीं है क्या? शुक्ला सर, सॉरी, अब से मैं ध्यान रखूंगा। पुलिस इंस्पेक्टर, उस लड़के रोहन के वीडियो ने तो हमारी बदनामी कर दी। सुबह से कई फोन, मैसेजेस और ईमेल्स हमें कोस रहे हैं। अब तो पब्लिक की शिकायतें भी आने लगी हैं। हमें कुछ भी करके इस मामले को ठंडा करना होगा। यह कह के पुलिस इंस्पेक्टर फोन रख देता है और उसी रात पुलिस इंस्पेक्टर अपने काम से लौटकर घर में आराम कर रहा था। वो अपने कमरे में अकेला बैठा शराब पी रहा था। अचानक रात के 1 बजे उसका फोन बजा। फोन कॉल, सर, मैं निर्दोष हूं, मुझे इंसाफ चाहिए सर। पुलिस इंस्पेक्टर, क्यों दिमाग खराब कर रहे हो? ये कोई कोर्ट नहीं है, समझे? यह कहकर पुलिस इंस्पेक्टर ने फोन रख दिया और सोने चला गया। अचानक रात के 3 बजे उसका फोन फिर बजा। फोन कॉल, सर, मैं निर्दोष हूं, मुझे इंसाफ चाहिए सर। पुलिस इंस्पेक्टर, कौन है फोन पर? कौन बोल रहा है? फोन कॉल, रोहन। यह सुनते ही पुलिस इंस्पेक्टर के हाथ से फोन छूटकर गिर गया। फिर टेलीफोन बजा। पुलिस इंस्पेक्टर ने टेलीफोन उठाया तो फिर वही आवाज। उसने टेलीफोन भी जमीन पर जोर से पटक दिया और इसे अपना भ्रम समझा,
क्योंकि सोने से पहले उसने बहुत शराब पी थी। अगली रात पुलिस इंस्पेक्टर काम से बहुत थक गया था और थकान से उसकी आंख लग गई। रात के 1 बजे उसका फोन बजा। पुलिस इंस्पेक्टर ने फोन उठाया तो फिर से वही आवाज, और इस बार तो वो आवाज इतनी जोर की थी कि कमरे में हवाएं तेज चलने लगीं और खिड़की दरवाजे भी जोर से बजने लगे। टेलीफोन भी जो पिछली रात उसने पटका था वो भी बिल्कुल सही हालत में था। यह मंजर देख अब पुलिस इंस्पेक्टर को डर लगने लगा। वो अगले दिन अपने काम में मन नहीं लगा पाया। उसने घर लौटने से पहले अपना फोन और सिम कार्ड नया लिया और सुकून से घर पहुंचकर सो गया। मगर इस बार पुलिस इंस्पेक्टर का डर यकीन में बदल गया, क्योंकि रात को 1 बजे उसके नए फोन पर फिर से वही आवाज का कॉल आया और आवाज रोहन की ही थी। पुलिस इंस्पेक्टर, ये फोन और सिम कार्ड मैंने थोड़ी देर पहले ही खरीदा, फिर आज भी वही कॉल कैसे आया? ये मेरे साथ क्या हो रहा है? पुलिस इंस्पेक्टर रात को सोने से डर रहा था। अकेले होने के कारण उसने अपने पूरे घर की खिड़की दरवाजे बंद कर दी। उसकी पत्नी 1 हफ्ते के लिए बाहर गई थी। पुलिस इंस्पेक्टर ने अपने कानों में रुई डाली और अपना फोन साइलेंट कर दिया, क्योंकि जरा सी आहट से भी वह कांप जाता। घबराते हुए सोचने लगा कि वही आवाज उसे ना डराए। अचानक रात के 3 बजे फिर से उसका फोन बजा। पुलिस इंस्पेक्टर इस बार बहुत डर गया था कि फोन साइलेंट होने पर भी कैसे बज रहा है। फोन उठाने पर वापस वही रोहन की आवाज थी। इस बार वो आवाज इतनी भयानक थी कि पुलिस इंस्पेक्टर के कानों से खून निकलने लगा और जो रुई उसने कानों में ठूंस रखी थी वो भी बाहर निकल गई। कमरे के खिड़की दरवाजे जोर जोर से बजने लगे और खिड़की का कांच भी टूट गया। पुलिस इंस्पेक्टर डर से कांपने लगा और देखते ही देखते रोहन का वीडियो उसके फोन पर प्ले होने लगा। और इतना ही नहीं, वो वीडियो कमरे में रखे हुए टीवी स्क्रीन पर भी अपने आप ही चलने लगा। टीवी पर इस बार पुलिस इंस्पेक्टर ने रोहन का वीडियो देखा, जिसमें रोहन इंसाफ की गुहार लगा रहा था। रोहन, मैं रोहन, मुझे और मेरे दोस्त राकेश को झूठे ड्रग्स केस में फंसाया गया। मेरे कॉलेज में पढ़ने वाले विक्की के पिता ने पुलिस से लेकर न्यूज चैनल के हेड शुक्ला सर को भी खरीद लिया और हमें बहुत टॉर्चर किया। मेरी बहन ललिता को भी कोई मदद नहीं दी गई। वीडियो के दौरान अचानक टीवी स्क्रीन ब्लैकआउट हो गया और रोहन एक भयानक रूप में वीडियो में था। रोहन, हेलो सर, कैसे हो? इंसाफ दिलाओ। देखते देखते रोहन का चेहरा डरावना हो गया। पूरा चेहरा जला हुआ और आंखें बढ़ी और लाल। रोहन, आओ सर, मदद करो। कमरे के चारों तरफ खौफनाक आवाजें गूंज रही थीं। पुलिस इंस्पेक्टर, बचाओ बचाओ। रोहन, अब तुम चिल्लाओ, मदद की गुहार लगाओ, कोई नहीं आएगा। जैसे तुमने मदद नहीं की थी, अब तुम्हें पता चलेगा और दुनिया भी जागृत होगी। अचानक टीवी स्क्रीन का कांच टूटकर पुलिस इंस्पेक्टर को लग के सीधा उसके शरीर के आर पार हो गया। फोन जो उसने हाथ में पकड़ा हुआ था वो भी अचानक ब्लास्ट हो गया। पुलिस इंस्पेक्टर ने तड़पते हुए दम तोड़ दिया। अगली सुबह वही न्यूज रिपोर्टर पूजा पुलिस इंस्पेक्टर के घर पहुंचकर उसकी मौत की न्यूज कवर कर रही थी। पुलिस इंस्पेक्टर की मौत की वजह फोन ब्लास्ट होना बताया गया, क्योंकि कमरे में बाकी सारा सामान, खिड़की और दरवाजे सब व्यवस्थित दिख रहे थे और पिछली रात की असल भूतिया दुर्घटना का किसी को पता नहीं चला। न्यूज रिपोर्टर पूजा और न्यूज चैनल के हेड शुक्ला सर पुलिस इंस्पेक्टर की मौत के फुटेज की एडिटिंग कर रहे थे। पूजा, देखा सर, कैसे पुलिस इंस्पेक्टर जी को सच्चाई छुपाने और अपनी गैर जिम्मेदारी की कीमत चुकानी पड़ी। इन सब में आपने भी तो एक अहम किरदार निभाया है, तो देखिए कहीं अगला नंबर आपका ना हो। शुक्ला सर, क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने क्या किया है? पूजा, कुछ नहीं सर, कई बार हम कुछ नहीं करके भी एक बहुत बड़ी अनहोनी को दावत देते हैं। शुक्ला सर, तुम कहना क्या चाहती हो? पूजा, मेरी उस दिन की चेतावनी को याद रखें और अपना ख्याल रखें। शुक्ला सर का इस बात पर कोई जवाब नहीं था और वो सोच में पड़ गए। ठीक 2 दिन बाद शुक्ला सर का रात को 1 बजे फोन बजा। फोन कॉल, मदद करो। शुक्ला सर, कौन कौन बोल रहा है? हेलो हेलो। यह कहते ही वह अचानक गिर पड़े और उनके कानों से खून बहने लगा। उसी समय उन्होंने दम तोड़ दिया। अगले दिन पूजा अखबार में शुक्ला सर की मौत की खबर पढ़ते हुए किसी की तरफ इशारा करती, और वो और कोई नहीं, ललिता थी। पूजा ललिता की बेस्ट फ्रेंड थी। शहर से बाहर होने की वजह से वो उस रात ललिता की कोई मदद नहीं कर पाई थी। ललिता, ये सब तुम्हारे बिना संभव ना होता अगर उस रात तुम मुझे बचाने नहीं आती। पूजा, ये सब मेरी गैर हाजिरी में हुआ और मैंने भी इनको सबक सिखाने की ठान ली। पूजा उस रात ललिता के घर पहुंची तो उसने ललिता को जली हुई हालत में पाया।
फौरन अस्पताल में इलाज करवाने से ललिता की जान तो बच गई, मगर उसका आधा शरीर जल चुका था। व्हीलचेयर पर बैठी उसने पूजा को, पुलिस इंस्पेक्टर और शुक्ला सर को मारने में मदद की। पूजा और ललिता आपस में बात कर रहे थे कि कैसे पूजा ने पुलिस इंस्पेक्टर और शुक्ला सर को मारा था। पूजा ने पुलिस इंस्पेक्टर पर नजर रखी थी और फिर उसके फोन से छेड़छाड़ करके उसे डराना, टीवी स्क्रीन पर रोहन का वीडियो प्ले करना और फिर टीवी का कांच तोड़कर पुलिस इंस्पेक्टर को मारना। ये सब पूजा ने मोबाइल मैकेनिक, आईटी एक्सपर्ट और इंटरनेट से जानकारी लेकर किया और शुक्ला सर को भी मौत के घाट उतार दिया। पूजा, रोहन मेरा भी भाई था। मुजानात को तुमने अपने परिवार का हिस्सा बनाया, इसलिए ये सब मुझे करना ही था। शुक्ला सर का भरोसा जीत के मैंने अपना रास्ता आसान बनाया। ललिता, दोस्त हो तो तुम जैसी, इसी तरह वह दोनों विक्की और उसके परिवार से भी बदला ले लेती है और पूजा ललिता का इलाज करवाना जारी रखती है। और शुक्ला सर की न्यूज चैनल कंपनी भी बंद हो गई क्योंकि देश की जनता ने इस चैनल का बहुत विरोध किया। इसी के साथ रोहन को भी इंसाफ मिल जाता है। मनप्रीत कौर। दूसरी कहानी। अजय पहली बार मुंबई जा रहा था। घर वाले ट्रेन तक छोड़ने आए थे। ट्रेन की सीटी के बजने के साथ जब अपने दूर जाने लगे तब आंखों में छिपी करुणा, स्नेह, लगाव आंसुओं के रूप में बाहर आने लगा। अजय ने किसी तरह अपने आंसुओं को पोंछा, हाथ हिलाकर बाएं किया और तब तक उन्हें देखता रहा जब तक वे आंखों से ओझल न हो गए। अजय अपने गांव मानिकपुर से मुंबई जा रहा है। उसको एक गवर्नमेंट कॉलेज में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पढ़ने का मौका मिला था। अजय पढ़ाई में होशियार तो था ही, साथ ही पढ़ने के अलावा खेलकूद में भी अव्वल था। आंखों में विभिन्न प्रकार के सपनों को समेटे 14 घंटे बाद मुंबई की धरती पर अजय ने कदम रखा। उसे इस बात की कितनी खुशी थी, इसका बयान शब्दों में करना मुश्किल था। अजय को मुंबई अपने सपनों से भी ज्यादा सुंदर और भव्य लग रहा था। चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतों को देखकर बार बार उन्हें देखने का मन कर रहा था, पर इससे भी ज्यादा जरूरी कोई कार्य था। अजय फौरन अपने कॉलेज पहुंचा, फीस और डॉक्यूमेंट जमा कर एडमिशन ले लिया। अब बारी थी हॉस्टल का कमरा मिलने की, पर हॉस्टल का कमरा डीन की अनुमति के बाद ही मिल सकता है और वे आज आए नहीं थे। अजय ने मनाने की पूरी कोशिश की। यहां उसका कोई रिलेटिव नहीं रहता, वह एक दिन का गुजारा कहां और कैसे करेगा। पर कॉलेज विभाग ने अजय की एक बात न सुनी और जाने को कह दिया। मरता क्या न करता। अजय कॉलेज के बाहर आकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। बहुत सोचने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि आज की रात वो रेलवे स्टेशन के वेटिंग कंपार्टमेंट में बिता लेगा और कल उसे हॉस्टल का रूम मिल जाएगा। ऐसा फैसला कर रेलवे स्टेशन जाने को उठा ही था कि उसका फोन बज उठा। फोन पर नाम पीएरएच कर उसे बड़ी खुशी हुई। कॉल घर से था। कॉल पर पिताजी थे। उनको पूरा किस्सा सुना दिया। माँ ने पिताजी से फोन छुड़ा लिया। माँ ने खाने पीने के बारे में पूछा तो छोटे भाई बहनों ने मुंबई कैसा ये पूछा। सभी सवालों के जवाब देते देते अजय की आंखें भर आईं और माँ से कह बैठा कि उसे बहुत याद आ रही है आपकी, आप सभी की। माँ ने तुरंत ही घर आने को कह दिया, पर पिताजी ने डपट के कह दिया कि इतनी दूर गए हो तो कुछ बन के आओ, अपने माँ और बाप का नाम रोशन करो, बस तुम्हारा यही एक काम बचा है। इतने में उसकी बहन बोल पड़ी, भैया एक काम और भी है, मुझको परी जैसी एक भाभी चाहिए। मैंने देखा है टीवी पर मुंबई में बहुत खूबसूरत लड़कियां रहती हैं। इससे पहले बहन कुछ कह पाती, पिताजी ने डपट कर उसे शांत किया और अजय को याद दिलाया कि वो अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर रखे। इतना कहकर पिताजी ने फोन रख दिया। धीरे से आंसू पोंछकर मोबाइल जेब में रख लिया और रेलवे स्टेशन जाने के लिए ऑटो खोजने लगा कि तभी किसी ने पीछे से आकर उसके कंधे पे हाथ रख दिया। अजय ने पलटकर पीछे देखा। उसी की उम्र का एक अनजान शख्स उसको देख रहा था। बात उसी शख्स ने शुरू की। उसने बताया कि उसका नाम हर्षित है और वो सीनियर है और उसने अजय की सारी बातें सुन ली हैं और अब वो चाहता है कि अजय आज की एक रात उसके साथ बिताए उसके रूम पर। पहले तो अजय ने मना किया, पर हर्षित के जोर देने पर खुद को रोक नहीं पाया और न चाहते हुए भी उसके रूम पर जाने को तैयार हो गया। दोनों ने ऑटो पकड़ी और कुछ ही मिनटों में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गए। हर्षित ने किराया दिया और आगे बारज कर अजय को अपने पीछे आने को कहा। 3 मंजिला मकान में सबसे ऊपरी मंजिल पर बने इकलौते कमरे के सामने हर्षित खड़ा हुआ। अजय ने ध्यान से चारों तरफ देखना शुरू किया।
कमरे के सामने खुला हुआ छत। कमरे के बगल से सीढ़ी बनी हुई है जो कमरे के ऊपर बने एक और छत पर ले जाती है। इतनी देर में हर्षित ने दरवाजे पर लगे ताले को खोल लिया और दरवाजा खोलकर अजय को अंदर बुलाने लगा। कमरा वैसा ही था जैसा एक नॉर्मल स्टूडेंट का होता है। अजय धीरे से चारपाई पर बैठा। उसकी नजर पूरे कमरे का मुआयना करने लगी। हर्षित ने अजय को आराम करने के लिए कहा। चारपाई पे लेटते ही उसे नींद आने लगी। रात को 9 बजे हर्षित ने अजय को जगाया। अजय ने जब अपनी आंखें खुली तो देखा हर्षित उसके लिए बाहर से खाना ले आया है। खाना खाते वक्त हर्षित ने राज खोला। हर्षित ने अजय को बताया कि वो चाहता है कि अजय उसके साथ रहे। वो अकेले रहते रहते थक गया है। उसे एक मित्र, एक साथी की तलाश है। अजय ने सोचा कि मना कर दे, पर पता नहीं क्यों ना चाहते हुए भी मना नहीं कर पाया। हर्षित बहुत खुश हुआ और उसने वादा किया कि यहां उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बल्कि यहां उसे अपने हॉस्टल से ज्यादा मजा आएगा। वैसे भी अगले 1-2 दिन में दोनों लोग गोवा चलेंगे। अजय ने पहले मना किया, पर हर्षित ने ऐसे वैसे जैसे तैसे करके अजय को गोवा चलने के लिए मना ही लिया। 2 दिन बाद अजय के 2 दिन मुंबई में बड़े आराम से गुजरे। हर्षित दिन भर उसे शहर घुमाता रहा, उसका पूरा ख्याल रख रहा था। सुबह दोनों जल्दी उठे। उन्हें बस से गोवा जाना था। किराया और सफर का खर्चा सब हर्षित उठा रहा था। अजय ने कई बार पैसों के बारे में पूछा। हर बार कोई नई कहानी सुना, सवाल टाल जाता। उसके मुताबिक वो कई दिनों बाद नया दोस्त बना पाया है, इसलिए ये सब कर रहा है। अजय और हर्षित बस में बैठकर गोवा के लिए निकल लिए। 4-6 घंटे का सफर हो जाता है आराम से। बस के खराब होने की वजह से टाइम ज्यादा लग गया और करीब 9 घंटे लग गए पहुंचने में। तकरीबन शाम ही हो गई थी। दोनों एक दोस्त हरीश के रूम पर रात भर रुकने का प्लान था और अगली सुबह घूमने का, पर दोस्त उन्हें रात के 9 बजे एक पब में ले गया। पब में कुछ ही समय बीते होंगे कि पब के मालिक पाब्लो ने हरीश को बुला लिया। हरीश थोड़ी देर में दोनों के पास आया और अपने साथ चलने को कहा। तीनों दोस्त कुछ ही देर में पब के ऊपरी मंजिल पे बने एक कमरे के अंदर पहुंचे, जहां करीब 4 कपल डांस कर रहे थे और उनके सामने बैठा पाब्लो हरीश को देखते ही खुश हो जाता है। उसे इशारे से अपने पास बुलाता है। पाब्लो के इशारे पे हरीश अपने दोनों दोस्तों के साथ उसके सामने खड़ा हो जाता है, झुककर सलाम करता है और लड़खड़ाते हुए कहता है, हुजूर, ये रहे मुर्गे, अब मेरे भाई को छोड़ दीजिए। मुर्गे शब्द सुनते ही अजय और हर्षित दोनों के कान खड़े हो गए। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। पाब्लो ने ऊपर से नीचे तक हर्षित और अजय को देखा और हल्की हम की आवाज निकाली। अपने एक गार्ड को इशारा किया। पाब्लो के पीछे से एक गार्ड आया। उसने दोनों हर्षित और अजय के हाथ पैर बांधकर एक कुर्सी पर बैठा दिया। पाब्लो अपनी कुर्सी से उठा, हर्षित के कान के पास आकर धीरे से कहा, मैं जानता हूं वो तुम ही हो जिसने मेरे घर में चोरी की है। मुझे मेरा सामान वापस चाहिए। कौन सा सामान? हर्षित ने दबी हुई आवाज में कहा। पाब्लो ने न सुनते ही एक गहरी सांस ली। तुरंत ही नाचते हुए कपल की ओर मुखातिब हुआ और खुशी अंदाज में कहा, डिनर शुरू किया जाए। पाब्लो के ऐसा कहते ही कपल्स ही एक दूसरे पे टूट पड़े। किसी कपल में लड़का तो किसी कपल में लड़की के अचानक से 2 बड़े दांत निकल आए। उन्होंने अपने पार्टनर के गर्दन पर काट लिया और गर्दन से बह रहे खून को पीने लगे। वे खून तक ही नहीं रुके, अपने पार्टनर के मरने के बाद उसका मांस भी खाने लगे। हर्षित ने यह सब देखा तो उनके तोते उड़ गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि उन्होंने क्या देख लिया है। अजय ने हर्षित को समझाया कि ये पिशाच हो सकते हैं, वैसे ही बढ़े नाखून, बढ़े दांत और वैसा ही वहशीपन जैसा उसने बचपन में किस्से कहानियों में सुना था। कमरे में हो रही चिड़फाड़ को देख के पाब्लो को बहुत खुशी हुई। उसने भी अपने दांत बाहर निकाले और अपना चेहरा हर्षित के पास ले आया और उससे कहा, अब बताओ कहाँ है मेरा सामान? रमेश के पास। उसी ने हमसे वो वीडियो कैसेट ले लिया था। हर्षित ने एक सांस में सब कह दिया। कहाँ मिलेगा रमेश? सेंट मारिया रोड पर बाएं से 3रा मकान, 2रा मंजिल, रोड के तरफ का कमरा। हर्षित अब पहले से ज्यादा डरा हुआ था। पाब्लो ने गार्ड्स को उस पते पर जाने को कहा। हरीश ने एक बार फिर अपने भाई को छोड़ने की बात की, पर यह बात सुनकर पाब्लो ने एक तीखी मुस्कान बिखेरी और हरीश को एक गार्ड के साथ एक कमरे में जाने को कहा। उस कमरे में जाते ही कुछ ही क्षणों में हरीश की चीखें सुनाई देने लगी। इस पर पाब्लो बोला, आखिरकार हरीश को अपना भाई मिल ही गया।
आधे घंटे के अंतराल के बाद पाब्लो के आदमी सीढ़ी लेके आए, पर रमेश उन्हें नहीं मिला। रमेश गांव भाग गया है और सीढ़ी वही कमरे में एक खास जगह छुपा गया था। पर पाब्लो को कुछ शक होता है और वो अपने आदमियों को दांत दिखाने को कहता है, जिस पर उसके आदमी मुंह नीचे कर लेते हैं। पाब्लो गुस्सा हो अपने पास रखी बंदूक चला देता है और उसका एक आदमी वहीं गिर जाता है। मुझे यानी पाब्लो को झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। अजय ने झुककर उस आदमी के सिर पर लगी गोली को देखा। उसका रंग चांदी जैसा था। हर्षित ये जान चुका था कि उसका दोस्त रमेश अब नहीं रहा, पर अब तक वो यहाँ क्यों रुका था ये उसे समझ नहीं आ रहा था। पाब्लो ने सीढ़ी चलाकर चेक की। ये वही सीढ़ी थी जिसमें उनके वैम्पायर होने का राज छुपा था। सीढ़ी से कंफर्म होने के बाद पाब्लो ने कहा, हमारा काम हो गया बेटा, हमें जो चाहिए था वो मिल गया है। इतना सुनते ही अजय ने एक झटके में बंधी हुई रस्सी तोड़ डाली। उसके ऐसा करते ही हर्षित की कांटों तो खून नहीं वाला हाल हो गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि हुआ क्या। तब पाब्लो ने कहना शुरू किया, तुम नहीं समझे हर्षित, ये सब 1 महीने पहले शुरू हुआ था, जब तुम लोग मेरे घर में घुसे थे। तुम और तुम्हारे 3 साथी मेरे घर में पैसा चुराने के लिए घुसे थे, पर तुमसे पहले कोई और घुसा था चोरी के लिए। उस पर मैंने हमला कर उसका काम तमाम कर दिया, परंतु तुम लोगों ने मेरी वीडियो बना ली थी। हमारा राज खुलने का ये सही वक्त नहीं था, इसलिए मजबूरी में हमें अपने बेटे जैसे लड़के को उसके घर से बुलाना पड़ा। इसकी खोजी प्रवृत्ति ने कुछ ही दिनों में तुम्हें खोज लिया और तुम इसके सम्मोहन जाल में फंसकर वो सब कर गए, जिसकी वजह से आज तुम यहाँ हो। इसको देख रहे हो, इस अजय के गांव में साल भर पहले एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में गया था। वहां इसने मेरी जान एक शेर से बचाई थी, पर मुझे बचाते वक्त ये घायल हो गया। बचने की कोई उम्मीद न देख मुझे अपना खून इसे देना पड़ा। तब से ये मेरे साथ है, मेरे इशारे पे काम करता है। इस राज के खुलने पर हर्षित को मानो अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। पाब्लो के कहने पर अजय हर्षित को मारने जा ही रहा था कि तभी उसने पाब्लो को धक्का देकर उसकी बंदूक हथिया ली और धाएं की आवाज के साथ गोली पाब्लो के सीने के पार कर दी। पाब्लो को मारने की वजह अजय बता पता, इससे पहले ही पब में बूम की आवाज के साथ एक बम फटा और दूसरी मंजिल का बेस गड़बड़ा गया। गार्ड्स ने बताया दूसरे पब मारिया पबम वालों ने हमला कर दिया है। दोनों के बीच जमकर गोली और बारूद चले। इसी मौके का फायदा उठा के हर्षित भागने को हुआ। हर्षित दूसरी मंजिल के खिड़की से कूद गया और नीचे कूदते ही किसी को ठेंगा दिखाकर ओके का इशारा किया। हर्षित के इशारा करते ही बूम की आवाज के साथ बहुत बड़ा धमाका हुआ और पूरा पब धू धू कर जल उठा। हर्षित के सामने एक कार आकर रुकी। उससे एक फादर और मारिया पब के 2 बाहर निकले। असल में उस सीढ़ी में क्या था, ये बात हर्षित पहले से जानता था और उसे पता था कि अब वो नहीं बचेगा, इसलिए उसने चर्च से मदद मांगी। ये सब उसी मदद का हिस्सा था। फादर ने एक हाथ से इशारा किया और फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी आगे बढ़ी। उसके नॉर्मल पानी में हॉली वाटर, पवित्र जल मिला हुआ था। फादर ने उसे एक टैग दिया वैम्पायर हंटर का और उसे जाने को कहा। अब फायर ब्रिगेड के जरिए जलते हुए पब पर पानी डालकर उसे बुझाया जाएगा। इस पानी के स्पर्श से वैम्पायर कमजोर हो जाएंगे और फिर क्रॉस और चांदी की गोली और तलवार की मदद से सबको खत्म कर दिया जाएगा। हर्षित अपने रूम पर पहुंचा और आराम से सो गया। सुबह न्यूज़पेपर में पता चला कि पब में मरने वाले बहुत थे, पर उनमें अजय नहीं था। चर्च के फादर को फोन किया तो पता चला उनका फोन स्विच ऑफ है। तभी एक मैसेज आया फोन पर, मैं तुम्हें देख सकता हूं, तुम्हारी जिंदगी अब मेरे हाथ में है, नीचे देखो। हर्षित ने घबराकर नीचे देखा तो उसे अजय एक खूबसूरत कार के साथ दिखाई दिया। तो दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको भी अपना कोई एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर या हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट हॉरर टेल्स स्टोरीज पर भेज सकते हैं। और हाँ दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक शेयर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है। और ऐसी और कहानियों के लिए हमारा चैनल हॉरर टेल्स स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।